हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कार्बोकेटायंस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे 1,2 हाइड्राइड, अल्काइल एंड अराइल शिफ्टिंग। सबसे पहले बात करें रीअरेंजमेंट की, तो इसका मतलब क्या है? द माइग्रेशन ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स इन एनी कार्बोकेटायन टू गेन स्टेबिलिटी। किसी एटम का या फिर किसी बॉन्ड का माइग्रेशन, ताकि कार्बोकेटायन जो बने हमारा वो ज़्यादा स्टेबल हो। यानी हम एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जाना चाहते हैं। अब देखो, जैसे हमने एक सबस्ट्रेट ले लिया, ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड है। अगर हमने यहाँ एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, नॉर्मल SN1 रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा लीविंग ग्रुप जो है Cl, वो बाहर जाएगा, यानी माइनस Cl माइनस, और बनेगा क्या? अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले हैं, तो कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। ये हमारा क्या बन गया? कार्बोकेटायन। ठीक है, अब हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब हमें देखना है क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या ये स्टेबल है? अगर इस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन की बात की जाए, तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन्स है और इंडक्टिव इफेक्ट है इन सारे कार्बन एटम्स का। और हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत डोमिनेंट फैक्टर नहीं है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के लिए। तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या ये कार्बोकेटायन किसी और तरीके से स्टेबल हो सकता है। तो अगर यहाँ देखूँ मैं, अगर इस मिथाइल को मैं शिफ्ट कर दूँ किस तरीके से, कि ये जो मिथाइल है CH3 या मिथाइल अनायन बोलूँ मैं, तो ये मिथाइल ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाए और उस कार्बोकेटायन से अटैच हो जाए, यानी CH3 माइनस यहाँ से क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 CH2 CH3 प्लस चार्ज। अब ये जो बना है हमारा कार्बोकेटायन, हमें यहाँ चेक करें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा यहाँ क्या हो जाएंगे? 3 3 और 2, टोटल 8। अब यहाँ की हुई है हमें हमारी स्टेबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रीअरेंजमेंट हो सकता है। कभी भी स्टेबिलिटी घटाकर बढ़ा नहीं सकते। अगर आपको स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, तो हर स्टेप में कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे इस चीज़ को। तो ये एक नॉर्मल तरीका है ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का। आगे मैकेनिज्म भी समझेंगे। अब बात करें मेथड्स ऑफ रीअरेंजमेंट, यानी कैसे कैसे रीअरेंजमेंट कर सकते हैं आप, तो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 1-2 शिफ्टिंग। 1-2 बोलने का मतलब क्या है कि किसी कार्बोकेटायन पे आप 1 दे दीजिए और उसके जस्ट अल्फा पोजीशन पे जो भी कार्बोकेटायन है उसे आप 2 दे दीजिए। ठीक है, इसे आप अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा शिफ्टिंग। अल्फा अगर आपका कार्बोकेटायन है तो उसके बीटा पोजीशन पे, यानी कि सेकंड पोजीशन पे, जस्ट एडजेसेंट कार्बन आइटम पे देखेंगे हम। ऐसे तो होने को 1-3 शिफ्टिंग भी होते हैं, 1-4 शिफ्टिंग भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 1-2 शिफ्टिंग पढ़ना है। 1-3 1-4 के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर भी देना पड़ता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, इसलिए हम सिर्फ 1-2 शिफ्टिंग पे ही फोकस करने वाले हैं। अब रीअरेंजमेंट भी 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो एटम शिफ्ट होंगे या फिर बॉन्ड शिफ्ट होंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एटम शिफ्टिंग की बात करेंगे। अब एटम्स में भी अगर बात करें, तो पहला हमारा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन की और उसके आइसोटोप्स की, यानी ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, यानी H-, D- एंड T-। ठीक है, अल्काइल में बात करें तो अल्काइल शिफ्टिंग में हम देखेंगे जैसे जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे हम देख लें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्ड ब्यूटाइल, कोई भी नियोपेंटाइल, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं उनकी बात यहाँ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा अराइल शिफ्टिंग। अराइल शिफ्ट में क्या देखते हैं? यहाँ जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे आप फिनाइल रिंग की बात कर सकते हैं, pH- की बात कर सकते हैं, या फिर मेटा पोजिशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, ऑर्थो पे हो जाए, पैरा पे हो जाए, उन सबको हम अराइल शिफ्टिंग में देखेंगे। और बॉन्ड शिफ्ट की बात करें तो बॉन्ड शिफ्ट को हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं, बट स्टिल बॉन्ड शिफ्टिंग 2 तरीके से हो सकता है, या तो रिंग का एक्सपेंशन या फिर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जहाँ भी हमें स्टेबिलिटी मिलेगी हम वो करेंगे। अब बात करें मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले हम देखें 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो यहाँ क्या होता,
अब जैसा हमने ऊपर देखा, ये हाइड्रोजन अटैच होने वाला है इस CH2 यानी जो कार्बोकेटायन है उससे। बट हाइड्रोजन ही क्यों होगा? क्यों हम मिथाइल को कराएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? मिथाइल को कराने से यहाँ पर स्टेबिलिटी हमारी नहीं बढ़ने वाली है, बट अगर हाइड्रोजन को कराएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, आगे हम देखेंगे और भी फैक्टर्स। तो यहाँ क्या होता, ये जो हाइड्रोजन है वो CH2 से अटैच होगा, लेकिन ये एक सिंगल स्टेप में होता। ऐसा नहीं है कि H- निकल गया और वो फिर जाके अटैच हुआ, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ये हमारा क्या है, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या बोला, 1 to H शिफ्ट। अब जैसे ये H शिफ्ट होगा तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट रहा होता है और साथ ही में इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा होता है, यानी कुछ इस तरीके से दिखता है ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। हाईली अनस्टेबल होता है और ये इसको आप आइसोलेट तो नहीं कर सकते। अब देखो आगे, अब जैसे ही ये CH बॉन्ड टूट रहा होगा, ठीक है, वैसे ही क्या हो रहा होगा, इस कार्बन पे कुछ प्लस चार्ज जनरेट होने लगेगा। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्लस चार्ज, जो इंक्रीज हो रहा, वो प्लस चार्ज वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, 0 से +1 की तरफ जा रहा। और इस कार्बोकेटायन, इसकी बात करें तो इस कार्बन पे आकर बॉन्ड बन रहा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा जो कि घट रहा होगा, यानी वो +1 से 0 की तरफ आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड पूरी तरीके से इधर आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा बन गया CH3 CH3 प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ अगर नंबर ऑफ अल्फा H काउंट करें तो क्या आएगा हमारे पास, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। और यहाँ बात कर रहे थे तो क्या थे अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड, क्लियर है। अगर हम और रीअरेंजमेंट कराना चाहें तो नहीं करा सकते, क्योंकि अल्फा H हमारे घट जाएंगे। अगर आपने इस हाइड्रोजन को निकालना चाहा तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CH3, यहाँ 2 अल्फा H हो गए, तो ये नहीं कर सकते आप, ये अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर 1 to अल्काइल शिफ्टिंग की, 1 to, यहाँ देख रहे हैं मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल कार्बन आयन शिफ्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तीनों मिथाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को भी करा सकते हैं। तो ये इधर शिफ्ट होगा किस तरीके से, फिर से वैसे ही CH3 एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरेगा, यहाँ क्या आएगा, पार्शियल प्लस, यहाँ भी पार्शियल प्लस। अब इसको दिखाने को हम ऐसे भी दिखाते हैं, CH3 C CH3 CH2 CH3, यहाँ प्लस चार्ज। रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ऐसे भी दिखाया जा सकता है ट्रांजिशन स्टेट को, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा, ये प्लस चार्ज आपका घट रहा होगा और ये प्लस चार्ज आपका, सॉरी, ये प्लस चार्ज आपका बढ़ रहा होगा और ये घट रहा होगा। और फाइनली क्या बन जाना है, CH3 C CH3 CH2 CH3 प्लस चार्ज। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ अल्फा कितने थे, 0 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ कितने हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो स्टेबिलिटी तो बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम 1 to फिनाइल शिफ्ट की, तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो फिनाइल रिंग है वो कुछ इस तरीके से अपने बॉन्ड्स को रीअरेंज करेगा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस। अब ये माइनस जाके इससे अटैच होगा, ठीक है। वो कैसा दिखेगा, वो देखो, ये कुछ इस तरीके से ये बनेगा, यहाँ पार्शियल प्लस और यहाँ पे पार्शियल प्लस। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी हमारा जो यहाँ TS है, TS इज रेजोनेंस
स्टेबलाइज्ड। ठीक है, फाइनली क्या बन जाएगा, PH C PH CH2 PH, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। अब यहाँ क्या हुआ, इस फिनाइल रिंग और इस फिनाइल रिंग से क्या मिल रहा है इसको, रेजोनेंस, और यहाँ क्या मिल रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ क्या हो गया, रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी मिल गई इसको। जबकि ओरिजिनल कार्बोकेटायन में सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा था। इवन ये क्या कर रहे थे, -I से विड्रॉ कर रहे थे क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन तो नहीं था। ठीक है, तो हमारा स्टेबिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया। अभी जितने भी कार्बोकेटायंस में हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो सारे क्लासिकल कार्बोकेटायन होने चाहिए। मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्लासिकल कार्बोकेटायंस में ही हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, नॉन क्लासिकल में नहीं करते हैं। अब नॉन क्लासिकल क्या होते हैं, वो सब हम जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो ये रीअरेंजमेंट होता है ये खुद से ही होता है, आपको कोई भी एनर्जी यहाँ से बाहर से देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब मोर देन वन रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस, यानी एक या एक से ज़्यादा रीअरेंजमेंट हो सकता है। कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंडीशन क्या है कि ईच कार्बोकेटायन मस्ट बी स्टेबल दैन द प्रीवियस वन। मतलब आप 100 बार रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, बट जो आपका 100th कार्बोकेटायन होगा वो 99th से स्टेबल होना चाहिए। 99th जो है आपका 98th से स्टेबल होना चाहिए, 98th 97th से स्टेबल होना चाहिए, सिमिलरली एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको समझते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। जैसे मान लो ये कोई नॉर्मल SN1 रिएक्शन का कर्व है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा इंटरमीडिएट 1 आएगा, यानी पहला कार्बोकेटायन। ठीक, यहाँ हमारा क्या आएगा, TS1 आएगा। अब ये जो डिप है, ये डिप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका कार्बोकेटायन बनता जाएगा, रीअरेंज होता जाएगा। ये हमारा क्या है, TS2। अब ये क्या हमारा इंटरमीडिएट 2, यानी यहाँ से यहाँ क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, TS3, और फिर फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ इसकी एनर्जी देखूँ अगर मैं, और इसकी एनर्जी अगर मैं देखूँ, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर बात करो एनर्जी की, तो I2 की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है I1 से। सॉरी, I2 की एनर्जी क्या है, कम है I1 से। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, I2 की ज़्यादा हो जाएगी I1 से, यानी कि जो दूसरा कार्बोकेटायन बना हमारा रीअरेंज होके वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हमेशा आपको ऐसा ही करना है कि कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कम स्टेबल करके हम बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दें उसको, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको स्टेबिलिटी हमेशा हर स्टेप में इंक्रीज करती रहनी पड़ेगी, तभी आप रीअरेंजमेंट करा सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आपको कभी कभी टेम्पटिंग होगा कि हम और रीअरेंजमेंट कराते जाएं, बट ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो आपका रीअरेंजमेंट कराने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ा नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो भी नहीं कराना। मान लो 4 अल्फा एच है, बाद में भी 4 अल्फा एच है, तो नहीं करा सकते आप, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ठीक, चलो अब देखें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या होते हैं माइग्रेशन ऑफ एटम्स के लिए। सबसे पहला भाई, स्पीड ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, किस स्पीड से वो माइग्रेट कर सकता है, यानी उसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप जस्ट अभी देखने वाले हैं। और माइग्रेशन ऑफ विच एटम गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, यानी कि कौन सा एटम जाएगा जिसके बाद जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल बने। तो ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका बनने वाला रीअरेंजमेंट होने के बाद जो बनता है कार्बोकेटायन वो क्या बनेगा। अब हम पहले देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस वर्ड से ही समझ में आता है कि माइग्रेट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, द टेंडेंसी टू माइग्रेट, राइट। अब ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, ये प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंस रहेगा उतना ज़्यादा उसका माइग्रेट होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता, क्योंकि जो कार्बोकेटायन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अट्रैक्ट करता है। जितना इलेक्ट्रॉन डेंस रहेगा
वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को अट्रैक्ट करता रहेगा। तो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो उतना ही वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा रखेगा। अब अगर बात की जाए नॉर्मल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, तो सबसे पहले कौन आता है? हाइड्राइड, देन अराइल, देन अल्काइल। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब H माइनस की बात करें तो इसमें हम फर्दर बोल सकते हैं कि हाइड्राइड की सबसे ज़्यादा होगी, देन D माइनस, ड्यूटराइड, देन T माइनस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि H माइनस का साइज काफ़ी छोटा होता है। जितना छोटा होगा वो उतना ही ईजिली मूव कर सकता है, यानी उसकी जो माइग्रेट करने की टेंडेंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अराइल के अंदर, तो अराइल में आपका फिनाइल एंड इट्स सब्स्टिट्यूएंट्स, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर सकते हैं आप इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखेंगे नीचे हम। अल्काइल में बात करें तो अल्काइल में आपका जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो उनमें आपका 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, जैसे 3 डिग्री की बात करें, CH3, C, CH3, CH3, ये सबसे ज़्यादा मूव करेगा, देन CH3, CH, CH2। ठीक है, देन CH3, CH2, देन आपका करेगा मिथाइल। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर इसके पास 3 ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं इस कार्बन पर, यहाँ सिर्फ 2 है और यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ तो तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की जाए तो ये इस तरीके का ऑर्डर होगा, और हमने ऊपर देखा कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी उतनी ही आपकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहेगा। अगर अराइल में बात करें, अराइल में तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे रिंग के अंदर प्लस एम इफेक्ट से, जैसे OCH3, OH, NH2 एक्सेट्रा। ठीक है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके वजह से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बेंजीन, एज कम्पेयर टू बेंजीन। इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे -m से, जैसे कि साइनाइड, NO2, CHO एक्सेट्रा। ठीक है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी काफ़ी घट जानी है, जिसके वजह से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी कम हो जाएगा। क्लियर? अगर बात करें ऑर्थो और पैरा पे, अगर आपने लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे मान लो आप यहाँ लगा दिया OCH3 और यहाँ भी लगा दिया OCH3, तो इनमें कंपेयर करते हैं तो हमेशा पैरा की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये जहाँ जाके अटैच होने वाला है वहाँ ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कॉज करेगा। उस रीज़न की वजह से हमारा पैरा की काफ़ी ज़्यादा होती है, इट्स वेरी वेरी हाई, ऑलमोस्ट 500 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है इसकी। ठीक है, चलो अब कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इन कि आप रीअरेंजमेंट कहाँ कराएंगे, कहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज़ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं, आंसर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं उसको। अब यहाँ देखो, हमने यहाँ जैसे H2O डाला, यानी यहाँ पे हम अगर SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, आप यहाँ पे AgNO3 भी डाल सकते हो एज ए कैटलिस्ट। तो जैसे ही ये Cl बाहर निकलेगा, ठीक है, क्या बन गया भाई यहाँ पर? CH3, CH2, CH2 प्लस चार्ज। अब देखो, अगर हम बात करें किसी भी SN1 रिएक्शन की, हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने लोग को पता है पहले से उनको समझ में आ जाएगा, नहीं भी पता है तो आप यहाँ समझ लीजिए। अब जो पहला स्टेप होता है जहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसे हम कहते हैं RDS स्टेप। क्या बोलते हैं? RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे बोला जाता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द RDS। ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा या फिर अभी पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है जो कि काफ़ी अनस्टेबल है, इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं? इसे स्लो स्टेप बोल रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा? ये रीअरेंज करेगा। ठीक है, अब ज़रा सोच के देखो कि ये जो स्टेप है, क्या इस स्टेप के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ है? हाँ या ना? ना,
तो इस स्टेप के अंदर तो हमारा सिर्फ लीविंग ग्रुप लीव किया, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि CH3 CH CH2 प्लस चार्ज। अब अगर ये रीअरेंज करेगा, यानी कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात करें, ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो ये हाइड्रोजन जाएगा इधर, पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रहा मैं, एक ट्रांसफर स्टेट से होकर गुजरेगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3 प्लस चार्ज। यहाँ पर 6 अल्फा एच आ गए, इसके वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। ठीक है, अब ये जो शिफ्टिंग हुई है, क्या ये RDS स्टेप है? नो, इट इज नॉट द RDS, ये एक फास्ट स्टेप है, ये एक फास्ट स्टेप के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ है आपका। तो जब भी आपका जो रीअरेंजमेंट है वो RDS स्टेप में नहीं होता है, तब आप क्या करते हैं, हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं, यानी स्टेबिलिटी हमेशा बढ़नी चाहिए। ठीक है, कभी भी आप रीअरेंजमेंट कराते हो और आपको दिखता है कार्बोकेटाइन जो आपका रीअरेंज कर रहा वो RDS स्टेप में नहीं कर रहा, यानी फास्ट स्टेप में कर रहा। ठीक है, तो वहाँ क्या बोलेंगे आप, हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंपॉर्टेंट है, ना कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, इसी को मैंने स्टेटमेंट में यहाँ लिखा है कि व्हेन द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन अ स्टेप which is a fast step and not the RDS, then we always consider the stability of carbocation and not the migratory aptitude. माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कुछ भी बोले, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये भी SN1 रिएक्शन है, ये बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस चार्ज और यहाँ पर OH। ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे कि हाँ ये RDS स्टेप है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर फिर से इसको लिख दिया, CH3 CH OH CH2 प्लस चार्ज। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हाइड्रोजन को करें या फिर मिथाइल को करें? आप बोलोगे सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलता है कि H को कर दो। ठीक है, हमने H को कर दिया, H को हमने रीअरेंज कर दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3 COH प्लस चार्ज CH3। भाई स्टेबिलिटी तो बढ़ गई, यहाँ पर आपके 6 अल्फा H हो गए, साथ में रेजोनेंस हो गया, मतलब रेजोनेंस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे पता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था, यहाँ पर 1 अल्फा H था और साथ में रेजोनेंस तो नहीं था, आई मीन सिर्फ 1 अल्फा H था, यहाँ रेजोनेंस भी हो गया और आपका 6 अल्फा H मिल गया, स्टेबिलिटी तो बढ़ गई। तो क्या ये स्टेप RDS है या फिर ये फास्ट स्टेप है? अब देखो यहाँ क्या होता है कि इसको दिखाना तो ऐसे दिखा सकते हैं आप इसको कि भाई पहले कार्बोकेटाइन बन गया फिर ये रीअरेंज हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। दिखाने को तो हम ऐसा दिखा देते हैं बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो पहला स्टेप है उसी में आपका जैसे ही ये लिविंग ग्रुप लीव करता वैसे ही हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, ये बनता क्यों नहीं ऐसा, अब ऐसा क्यों होता? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़रा देखो इस कार्बोकेटाइन को ध्यान से, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो बन रहा है कार्बोकेटाइन वो स्टेबलाइज्ड है बैक डोनेशन से, या इसको आप प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हो कि क्योंकि भाई लोन पे डीलोकलाइज कर रहा है वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर आपका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इससे ज़्यादा स्टेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता यूनिवर्स में, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, रिएक्शन ऐसे समझो इसको, जो हमारा सबस्ट्रेट दिया था वो क्या था, CH3 CHOH CH2 Cl। आपने जैसे यहाँ H2O डाला तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ही ये लीव करता बाहर निकलेगा वैसे ही ये जो हाइड्रोजन है वैसे ही ये हाइड्रोजन इधर माइग्रेट कर जाएगा ताकि क्या बन जाए, CH3 CH3 OH ये बन जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूर RDS स्टेप में ही माइग्रेट कर गया।
रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि OH का जो प्लस M इफेक्ट है, या जिसको आप बैक डोनेशन बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, जो बोलना है बोल लीजिए, जो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा कार्बोकेटायन का। तो ऑक्टेट कंप्लीट तो सभी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी मिल रही है ऑक्टेट की वजह से, उस रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका लिविंग जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है यहाँ पर H का, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ जो माइग्रेशन हुआ है ग्रुप का वो आईडी स्टेप के अंदर हुआ है, जो पहले स्टेप में नहीं हुआ था। क्योंकि पहले स्टेप में आपका जो स्टेबिलिटी है इतनी ज़्यादा नहीं थी, समझ रहे हो। यहाँ स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ हम हमेशा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान देते हैं। अब ऐसा कुछ सोचोगे क्यों भाई, OH तो जाएगा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, OH तो नहीं जाएगा। अब CH3 और H में कॉम्पिटिशन है। अब जरा सोच के देखो कि हमने हाइड्रोजन को भेजा है, क्या हमने यहाँ स्टेबिलिटी देखा है? कोई बोलेगा कि हाँ सर स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख रहे हैं, नहीं। अब H को भेजा है हमने तो उससे स्टेबिलिटी तो बढ़ी है, पर अगर हम अभी होता क्या है यहाँ पर कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसमें H सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देख रहे हैं? अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो हम यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख रहे हैं, ना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये तो कोइंसिडेंस है कि H को जाने से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बन गई है इसकी। अब ऐसा भी हो सकता है कि या H ना हो के कुछ और होता है यहाँ पर, ठीक है, उसके जाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती, आई मीन घट जाती, फिर भी हम उसी को करते हैं क्योंकि यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है हमें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये जो OH है, OH ही स्टेबल करेगा जो बनने वाला कार्बोकेटायन है इसको, और कोई नहीं कर सकता, बशर्ते उसके पास ऐसा OH जैसा कोई इफेक्ट ना हो, जैसे NH2 हो गया वैसा कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। आगे और डिटेल में समझेंगे इसको। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि व्हेन रीअरेंजमेंट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RD स्टेप के अंदर अगर होता है रीअरेंजमेंट, देन वी स्ट्रिक्टली फॉलो द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो OH है सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही ये पावर है कि वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर सके, और किसी के पास नहीं होती। आप अगर वहाँ पे आप OH हटाकर OCH3 रख सकते हो, NH2 रख सकते हो, कोई भी प्लस M देने वाला एटम जो ऑक्टेट कंप्लीट कर दे कार्बोकेटायन का, तो सिर्फ और सिर्फ वही स्टेबल करता है। तो बाकी आप किसी को भी मूव करा सकते हो, जिसका मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा वो मूव कर जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसको समझते हैं और थोड़ा डिटेल में। जैसे देखो यहाँ आपके पास क्या है, OH है, ठीक है, PH है और Me है। अब OH तो मूव नहीं करेगा क्योंकि ऑक्टेट से स्टेबल करने वाला स्पीशीज है। अब PH करेगा या CH3 करेगा, दोनों करा के देख लेते हैं। अगर आपने कराया फिनाइल शिफ्टिंग, एक बार कराया मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Me COH CH2 PH, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने मिथाइल कराया तो क्या बन जाएगा, PH COH प्लस चार्ज CH2 CH3, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2। अब बताओ इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? क्वेश्चन उठेगा ज़्यादा स्टेबल कौन है भाई, तो आप बोलोगे कि सर 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1, ठीक है। पहला सो क्वेश्चन ये हो गया विच इज़ मोर स्टेबल, तो 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1 बिकॉज OH से तो स्टेबल दोनों के अंदर है, लेकिन यहाँ पर PH का रेजोनेंस है और यहाँ पर सिर्फ मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अगला सवाल पूछूं कि इन दोनों की स्टेबिलिटी में जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों की स्टेबिलिटी में डिफरेंस है वो कितना है, तो आप बोलोगे ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके स्टेबिलिटी में। सोचो क्यों। अब हमने क्या पूछा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पूछी है भाई, तो यार ध्यान से देखो कि अगर इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज होना है तो वो किससे स्टेबलाइज होगा, OH से होगा या फिर मिथाइल से होगा। 1 में पूछ रहा मैं तो वो OH से होगा, 2 में पूछा जाए तो OH से होगा या फिनाइल से होगा, और वैसे बात OH से होगा। कोई सोचेगा कि फिनाइल से होगा तो आप वहाँ से अगर आप डीलोकलाइज कराओगे तो आपका एरोमेटिसिटी का लॉस होना है, जिसके वजह से ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता, स्टेबिलिटी अभी भी कम ही होगी आपकी। तो कभी भी फिनाइल अच्छा प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाता।
OH दिखाता है। अब जब दोनों में कार्बोकेटायन को स्टेबल OH कर रहा, तो इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा कैसे हो सकता है? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, दोनों में जो डिफरेंस होगा स्टेबिलिटी का वो ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में समझाऊँ तो देखो यहाँ क्या होगा। मान लो यहाँ आपका कार्बोकेटायन था और यहाँ रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन था, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूँ, मान लो कि कुछ ऐसा बना, ठीक। हमें पता है कि भाई किसी भी रिएक्शन कराने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन के वो आएगा। अब जो दूसरा होगा, अब देखो ये मैंने ऐसा बना दिया। अब ये TS बोल दो, आप TS1 बोल दो, ये TS2 बोल दो, तो ये जो है इससे आप क्या बोलोगे? एक्टिवेशन एनर्जी, और इस पूरे को बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसको माइग्रेट करने में ज़्यादा इफेक्ट होगा, आई मीन जो कम माइग्रेट करना चाहेगा उसकी जो एक्टिवेशन होगी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो माइग्रेट हो पाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ CH3 की और फिनाइल की, तो किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? ऊपर कौन आएगा? ऊपर आएगा आपका CH3। ये CH3 का ग्राफ हो गया और ये पीएच का हो गया। लेकिन हमने क्या बोला कि भाई एनर्जी तो सिमिलर है बनने वाले कार्बोकेटाइन की, ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। आई मीन अगर मैं यहाँ बोल रहा तो ये इधर हो सकता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो अगर इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है तो हम एक ऐसा पाथ क्यों ना चूज करें जिसमें हमें कम एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है, या जो एनर्जी बैरियर है वो कम से कम होना चाहिए, जो किसका है? पीएच का है। समझ आ रहा है? तो आप यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा यहाँ है कि भाई किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, पीएच की कम है, तो हम उसे माइग्रेट कराएंगे, क्योंकि जो स्टेबलाइज करने वाला है वो तो OH है, हमें पीएच से मतलब ही नहीं, हमें CH3 से मतलब ही नहीं है। इसलिए यहाँ क्या देखा जा रहा है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है पीएच को मूव करने के लिए वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मिथाइल, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे फिनाइल है और मिथाइल है। अब यहाँ दो चीज़ें मूव करा सकते हैं आप, चलो कराओ। हमने यहाँ मान लो फिनाइल शिफ्ट कराया और मिथाइल शिफ्ट कराया, ठीक है। मान लो आपने फिनाइल शिफ्ट कराया तो क्या बन जाना है भाई? PH C Me प्लस चार्ज CH2 PH। और अगर मिथाइल कराया तो क्या बन जाएगा? CH3 सॉरी PH C PH प्लस चार्ज CH2 CH3। अब मैं पूछूं स्टेबिलिटी बताओ, इसको मैंने 1 बोल दिया है, इसको मैंने 2 बोल दिया, अब बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर स्टेबिलिटी तो 2 की ज़्यादा है। और अगला सवाल पूछूं कि डिफरेंस किस में ज़्यादा है भाई? डिफरेंस किस में ज़्यादा है? आई मीन इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? तो डिफरेंस ठीक ठाक है यहाँ पे, आई मीन एक एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस है दोनों की स्टेबिलिटी में। ऐसा नहीं कि दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर फिनाइल रिंग का रेजोनेंस और मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे 2 अल्फा एच, ठीक है, यानी रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा एच। यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है और 2 अल्फा एच, ठीक है। तो इसका अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, ठीक है, हमें पता है कि फिनाइल तो मूव करने में ज़्यादा कष्ट होगा, सॉरी मिथाइल को मूव करने में ज़्यादा कष्ट होगा, तो ये CH3 का ग्राफ तो यहाँ आ जाएगा और फिनाइल का नीचे से जाएगा, ठीक है। लेकिन फिनाइल को मूव कराने के बाद जो स्टेबिलिटी हुई है वो उतनी तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब ये कहीं यहाँ आएगा। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है स्टेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर इससे मूव कराएंगे CH3 को, क्योंकि हमारा जो उससे बनने वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, यानी कि TCP, कि हमारा जो बनने वाला कार्बोकेटायन है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि पहले हमने क्या किया था? यहाँ देखा था हमने
काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, यानी कि कौन जल्दी मूव कर सकता है, केसीपी। ठीक है, तो ये बस इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज्ड किस चीज़ से है। अगर वो बैक डोनेशन से स्टेबलाइज्ड है तो आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज़ करें, क्योंकि वो बैक डोनेशन से स्टेबलाइज करने वाला ही कंपाउंड जो स्पीशीज है वही स्टेबलाइज करेगा, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं होता कार्बोकैटायन से। वो सिर्फ देखने के लिए है वहाँ पे। जब देखने के लिए है तो फिर वही माइग्रेट करेगा जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलो आप कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। जैसे पहला बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें क्या करेंगे हम, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बन जाएगा, CH3 CH, CH3 प्लस चार्ज, यहाँ कितने हैं, 2 अल्फा एच से 6 अल्फा एच। भाई स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या देखा हमने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ना कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अभी तो कोइंसिडेंस है कि भाई एच को जाने से हमारा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा है, हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखा है। चलो आगे बात करें, यहाँ CH3 और H। ठीक है, क्या यहाँ बैक डोनेशन हो रहा, नहीं हो रहा, तो क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। किसको मूव करेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसको करेंगे, क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 प्लस चार्ज। अब किसी को लग रहा होगा सर मिथाइल कर लो, करके देख लो। हमने मान लो मिथाइल कर दिया तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 CH3 प्लस चार्ज। ठीक है, ये कराया आपने मिथाइल शिफ्ट, ये कराया आपने हाइड्राइड शिफ्ट। बताओ किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ 9 अल्फा एच, यहाँ कितने अल्फा एच है भाई, 5 अल्फा एच। बताओ विच इज़ मोर स्टेबल, ये है मोर स्टेबल। अब ये तो कोइंसिडेंस है कि एच के जाने से आ गया ये, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ है कि कौन ज़्यादा स्टेबलाइज बनेगा। चलो थर्ड देखें, थर्ड में यहाँ मिथाइल है और एक इथाइल है, दोनों करा लो। अगर हम मिथाइल कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, CH3 C CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस चार्ज। अगर आपने इथाइल कराया तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 प्लस चार्ज CH2 ET। ठीक है, चेक करो अल्फा एच कितने हैं यहाँ पे, यहाँ कितने थे, यहाँ 0 अल्फा एच थे। ठीक है भाई, यहाँ कितने अल्फा एच है, 7 अल्फा एच। यहाँ कितने अल्फा एच है, 8 अल्फा एच। तो कौन माइग्रेट करेगा, इथाइल माइग्रेट करेगा। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो, वहाँ से भी यही आएगा। तो इन जनरल क्या होता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ही बन जाते हैं सवाल, बट हर बार नहीं, हर बार नहीं। तो बस ध्यान रखना है कि कहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काम करता है, कहाँ नहीं काम करता। इन जनरल क्वेश्चंस में हाइड्रोजन ही दिया होता है, बहुत रेयरली आपको हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दिखेगा जहाँ फंसोगे। जेईई मेंस के लेवल पे, नीट के लेवल पे तो आपको नॉर्मल हाइड्राइड शिफ्ट करा के आपका काम चल जाता है। लेकिन जेईई एडवांस में कोई ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें आपको ये ध्यान रखना पड़े कि आरडी स्टेप में आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो अगला एग्जांपल देखें, फिर से यहाँ पे देखें तो क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या, टर्ड ब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल और ये मिथाइल। जितना बल्कि ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, पीछे भी हमने यही देखा है, इथाइल किया था, तो यहाँ भी क्या करेगा, टर्ड ब्यूटाइल करेगा। क्या बन जाएगा, CH3 C CH CH3 होल ट्वाइस CH2 C CH3 होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ कितना अल्फा एच थे, 0। यहाँ कितना अल्फा एच हो गया, 2 यहाँ और 3 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। अगर आप आइसोप्रोपाइल कराते तो 1 अल्फा एच कम हो जाता, मिथाइल कराते और भी कम हो जाते। बनाकर आप चेक कर लो। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से भी एक ही जवाब, आंसर आया आपका। ठीक, चलो अगला सवाल। अब यहाँ पर क्या बैक डोनेशन से स्टेबलाइज हो रहा, नहीं हो रहा, तो किसको देखेंगे हम, स्टेबिलिटी के लिए कौन जाएगा, फिनाइल जाएगा, हाइड्राइड जाएगा। क्या बन जाएगा, PH C CH3 प्लस चार्ज CH3, 6 अल्फा एच प्लस रेजोनेंस। बाकी दोनों को भी आप करा के देख सकते हो, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे स्टेबिलिटी देखा है, ना कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगला, क्या यहाँ बैक डोनेशन से स्टेबलाइज हो रहा, आप बोलोगे नहीं, तो कौन जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या बोलेंगे हम, ये चला जाएगा। क्या बन जाएगा, ये
OCH3 CH2 NO2, इसका प्लस M लग जाएगा, ठीक है, और इसका भी रेजोनेंस लग जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। अगला अब यहाँ पे पूछेंगे, तो यहाँ पे बैक डोनेशन से स्टेबलाइज होने वाला है, तो क्या देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है उसमें, आपने ऊपर देखा था कि फिनाइल रिंग से ज़्यादा किसकी होती है एप्टीट्यूड जाने की, जिसके पास प्लस M ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड हो, तो ये मूव कर जाएगा, क्या बन जाएगा, PH COH CH2 OCH3, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे स्टेबलाइज कर देगा इसको। चलो यहाँ बात करें, तो यहाँ कौन जाएगा, जिससे जाने से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बनी रहेगी, तो हम यहाँ पर मिथाइल को करा देंगे। हमने यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे बैक डोनेशन नहीं है, हमें देखना है किसके जाने से स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, तो भाई रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन, तो कौन रहेगा, PH COCH3 CH2 CH3, दोनों तरफ से रेजोनेंस मिल रहा है, ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट यहाँ देखें, तो यहाँ पे मैं पूरा बनाऊंगा नहीं, आपको बस देखना है कि कौन कहाँ माइग्रेट करेगा। तो अगर आप राइट हैंड साइड देखो, तो यहाँ पर OH से क्या मिलेगा उसको, बैक डोनेशन। लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो यहाँ CH3 से क्या मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन। आपको जहाँ बैक डोनेशन मिल गया वहीं जाना है आपको, इर्रेस्पेक्टिव की बाकी ग्रुप्स क्या है, ठीक है। तो अगर OH बैक डोनेशन करेगा तो फिर हम क्या देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे। पहले तो ये डिसाइड कर लें कि इनमें से ही कोई जाएगा, मतलब इस तरफ ही प्लस चार्ज माइग्रेट करेगा। अगर प्लस वहाँ जाएगा तो या तो H जाएगा या फिर ये नाइट्रो वाला ग्रुप जाएगा। अब उनमें से कौन जाएगा, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड करेगा, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। जो बनेगा वो तो आप बना सकते हो। हाँ बोलोगे सर यहाँ NO2 का तो -M लग रहा, पर फिर मैं बोलना चाहूँगा कि प्लस M का उसका -M का करना क्या है, स्टेबलाइज तो OH करेगा ना, क्योंकि ऑक्टेट तो वहाँ पे फुलफिल होने वाला है, बाकी NO2 का क्या करना है हमें, क्लियर है। चलो अगला, अब यहाँ पर ये तीनों तो सेम ही है, तो आप क्या कराओगे, किसी एक को भी माइग्रेट करा दो, बैक डोनेशन तो होना नहीं है यहाँ पर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको पता है ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो दो वैसे रिंग है, CPM सुना होगा आपने, हमने लास्ट वीडियो में बात करी है CPM की, तो CPM की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी देखी, ना कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगली बात करें, तो यहाँ देखो NH2 क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा, तो क्या देखेंगे हम फिर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे, तो हाइड्रोजन चला जाएगा, सॉरी हाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे, हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C NH2 CH प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ से इसको बैक डोनेशन मिल जाएगा। अब कुछ सवाल हैं जिनमें आपको बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट टू गेट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, यानी कि कितनी बार रीअरेंज करेंगे कि स्टेबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा हो जाए। तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है भाई, हर कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, कम स्टेबल करके हम बढ़ा नहीं सकते। तो देखो यहाँ पर अब पहला जो कार्बोकेटायन है वहाँ पे कितना अल्फा एच है भाई, 2 अल्फा एच। कराओ, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH CH3 प्लस चार्ज, कितना अल्फा एच हो गया भाई, 4 अल्फा एच हो गया, बढ़ गई स्टेबिलिटी। आगे और कराएं, कराते हैं, आगे आपने और कराया हाइड्राइड शिफ्ट, इस हाइड्रोजन करा दिया, तो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 CH2 CH3 प्लस चार्ज, कितने हो गया अल्फा एच, 8 अल्फा एच। भाई स्टेबिलिटी तो और बढ़ गई, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट कितने हुए,
2 शिफ्ट्स, 2 बार आपने 1-2 शिफ्टिंग कराई है। चलो अगला एग्जांपल देखें। अब यहाँ पर अगर मैं किसी एक तरफ से हाइट राइट शिफ्ट करा दूँ तो ये क्या बन जाना है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। चेक करो, यहाँ कितना अल्फा एच, 4 अल्फा एच, यहाँ कितना अल्फा एच, 4 अल्फा एच। क्या स्टेबिलिटी बढ़ी? नहीं, तो ये नहीं होगा। स्टेबिलिटी जब कांस्टेंट है तो हम रीअरेंजमेंट नहीं कराते। अब आप बोलोगे सर एक और हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं, तो फिर इसका बैक डोनेशन लग जाएगा। तो भाई स्टेबिलिटी को कांस्टेंट रखकर आप आगे नहीं बढ़ा सकते, हमेशा हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ऐसे में तो हर कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा नहीं। चलो अगली बात करें। तो अब यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है। ये एच अगर माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर बैक डोनेशन हो जाएगा। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 शिफ्ट 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट एक बार कराएंगे तो स्टेबल कार्बोकेटायन तो बन जाना है हमारा। नेक्स्ट बात करें यहाँ, तो यहाँ देखो पहले एक हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से करा दो। ठीक है, कहाँ आया कार्बोकेटायन, CH3 CH PH CH CH3 CH CH3 प्लस चार्ज। पहले कितने अल्फा एच थे यहाँ पर, 2 अल्फा एच थे। यहाँ कितने अल्फा एच हो गए, 4 अल्फा एच, 3 यहाँ और 1 यहाँ। क्या आगे कराएं, करा के देखते हैं। हमने इसको फिर से करा दिया हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बन जाएगा, CH3 CH PH C CH3 CH2 CH3 प्लस चार्ज। अब गिराओ, 3 4 5 6 अल्फा एच, 2 3 और 1। फिर से 4 से 6 हो गए, स्टेबिलिटी बढ़ गई, सही बात है। आगे और करा के देखते हैं। आगे फिर से कराया आपने हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा, CH3 C PH CH2 CH देन CH3 CH2 CH3, यहाँ आया प्लस चार्ज। अब यहाँ क्या मिल गया आपको, रेजोनेंस मिल गया प्लस कितना अल्फा एच, 4 अल्फा एच मिल गया, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ हमने कितनी बार कराया, पहला दूसरा देन तीसरा, यानी कि 3 बार हमने शिफ्टिंग कराई है, 1-2 शिफ्टिंग। नेक्स्ट यहाँ देखें, यहाँ कितना अल्फा एच, 2 अल्फा एच, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 प्लस चार्ज। कितना हो गया, 5 अल्फा एच, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, फिर से कराओ, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, कितना हो गया, 3 अल्फा एच, यहाँ और यहाँ। 5 से कितना आ गए हम, 3 आ गए। क्या अलाउड है, नहीं। तो क्या बोलेंगे, सिर्फ एक बार यहाँ पर शिफ्टिंग होगी। अब अगर आप आगे देखोगे, अगर यहाँ से आगे कराते तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती, बट नहीं, वो नहीं करना हमें, यहीं पे स्टेबिलिटी कम होगी, आगे तो बढ़ना ही नहीं है हमें। क्लियर है। चलो अगला एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे पहला हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, चेक करो स्टेबिलिटी बढ़ती है कि नहीं। OH ड्यूटेरियम, CH CH3 देन CH3 प्लस चार्ज। यहाँ कितना हो गया, 7 अल्फा एच, क्योंकि 6 अल्फा एच और एक ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। और यहाँ कितना है, यहाँ कितने थे आपके, सिर्फ 1 अल्फा एच, स्टेबिलिटी तो बढ़ गई। अब आगे देखो, आगे OH से बैक डोनेशन होने वाला है, क्या देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। उसके लिए हम किसको मूव कराएंगे, ड्यूटेरियम को कराएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन का आइसोटोप था। तो H देन D देन T देन फिनाइल आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका ड्यूटेरियम शिफ्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, PH C OH CD CH3 CH3। कितने शिफ्ट हुए यहाँ पर, 2 शिफ्ट। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हाउ मेनी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो वहाँ पर आप इसे भी काउंट करोगे, क्योंकि ड्यूटेरियम है तो उसे काउंट करना पड़ेगा।
लेकिन इन केस अगर यहाँ ड्यूटेरियम ना होके मिथाइल होता और हम फिनाइल को शिफ्ट कर देते तो वहाँ पर उसे तो काउंट नहीं कर सकते हाइड्राइड शिफ्ट के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है आपसे, हाइड्राइड पूछा गया है तो सिर्फ हाइड्राइड का आंसर लिखें, अगर पूछा गया है टोटल तो आप जितने हो रहे हैं पॉसिबल वो सब लिख सकते हैं। इन जनरल कार्बोकेटायन से रीअरेंजमेंट, सिर्फ रीअरेंजमेंट पे सवाल नहीं पूछा जाता, ये इसका एप्लीकेशन आपको किसी रिएक्शन के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ बात करें तो H यहाँ पर भी है माइग्रेट करने को, H यहाँ पर भी माइग्रेट करने को, किस तरफ जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बैक डोनेशन मिलने वाला है इसको। यहाँ आएगा प्लस तो इसको बैक डोनेशन मिलेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पर अगर बोला जाए कितने होंगे, अगर होंगे तो बना कर देखते हैं। अगर हम इसको O से प्लस M देना चाहें तो क्या करेंगे, हम हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे किसी भी तरफ, मतलब राइट में करा दिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाना है प्लस चार्ज। ठीक है, चेक करो स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी। यहाँ 3 अल्फाज थे, यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी ये 7 अल्फाज थे। यहाँ कितने हैं, 3 अल्फाज। स्टेबिलिटी तो घट गई, ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में तो घट गई। यहाँ क्या करेंगे, नहीं करा सकते, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब आगे कराते यहाँ लाते प्लस तो बहुत स्टेबल हो जाना था, बट ये तो अलाउड ही नहीं है। तो पहला स्टेप अलाउड नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ना आपको। ठीक है, चलो अगला 9th में बात करें तो देखो, क्या यहाँ बैक डोनेशन से होने वाला है, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी देखने के लिए किसको मूव करा है, इथाइल या मिथाइल? तो आप इथाइल को कराओगे। आप बोलोगे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी यही तो बोलता है, हाँ तो कोइंसिडेंस है भाई। चलो हमने इथाइल शिफ्टिंग करा दी। क्या बन जाना है, यहाँ आ जाएगा ET, यहाँ रह जाएगा आपका मिथाइल, यहाँ बनेगा प्लस चार्ज, यहाँ बनेगा मिथाइल और यहाँ बनेगा PH। ठीक है, क्या आगे शिफ्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं क्योंकि बैक डोनेशन मिलेगा। अब मिथाइल कराएं या फिर फिनाइल कराएं, तो यहाँ क्या देखेंगे हम, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। यहाँ देखा था हमने स्टेबिलिटी, यहाँ देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, क्योंकि बैक डोनेशन से होने वाला है तो कौन जाएगा, फिनाइल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या बन जाना है, ऊपर क्या आएगा, मिथाइल देन फिनाइल, देन यहाँ पर मिथाइल, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पर 18। कितना शिफ्ट हुआ यहाँ पर, 2 शिफ्ट। क्लियर है? नेक्स्ट अब यहाँ बात करें तो यहाँ देखो, पहला स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, मिथाइल प्लस चार्ज और यहाँ कितने अल्फाज थे, काउंट करो। यहाँ पर 3 अल्फाज थे, एक ये वाला और 2 यहाँ। यहाँ कितने अल्फाज है, 3 4 5 और 6 अल्फाज। क्या आगे और करा सकते हैं, करा कर देख लो। अगर इस हाइड्रोजन को भी हमने करा दिया तो क्या बन जाना है, यहाँ मिथाइल, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ इथाइल आ गया। यहाँ रख दिया आपने प्लस चार्ज। चेक करो स्टेबिलिटी बढ़ी घटी, यहाँ 2 अल्फाज, यहाँ 2 अल्फाज और यहाँ 1 अल्फाज, 5 अल्फाज। तो ये स्टेबिलिटी तो घट गई यहाँ पे, इसका मतलब ये स्टेप नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 शिफ्ट। क्लियर है? अगला, अब यहाँ पर हमें बैक डोनेशन तो नहीं मिलेगा पहले स्टेप में, तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए इथाइल शिफ्ट करा दो, क्या बन जाना है, 1 to इथाइल शिफ्ट कराओगे तो बन जाएगा आपका कुछ ये कार्बोकेटायन। देन बैक डोनेशन करना है तो क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ क्या दिख रहे हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यहाँ क्या दिख रहे थे, स्टेबिलिटी। तो अगला मूव कराओ, क्या बन जाना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बन गया आपका। कितना शिफ्ट हुए,
टू शिफ्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कहाँ आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे और कहाँ नहीं देखेंगे। अब अगर मैं बात करूँ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की, आप लोगों से बहुत लोगों ने सुना होगा, तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में भी OH से स्टेबिलिटी मिलती है, तो वहाँ पर RDS स्टेप के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को रट नहीं लेना है, वही हमेशा इस्तेमाल नहीं होता। लॉजिक ये बोलता है कि अगर बैक डोनेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है तो वहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही देखेंगे, नहीं मिल रही है तो स्टेबिलिटी देखेंगे। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, जो हम एक्सटेंड करने वाले हैं आगे। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू like this video, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.